हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे आज हम करने वाले हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर। और ये होने वाला है फर्स्ट पेपर। ओके, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश। ओके, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन है। इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट। तो मैंने आपको बताया था ना, ये पढ़ने के लिए और हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। सेंटेंस है, आई सेड टू माई फ्रेंड कैन यू पिक मी अप आफ्टर वर्क। तो अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन, यहाँ पे सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव में है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? आई आस्क्ड से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे आस्क्ड वर्ड है। ऑप्शन ए में है और बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है आंसर। ओके, और फिर देखो यहाँ पे कैन लिखा है और नीचे पे इनडायरेक्ट बनाते टाइम पे ये कुड हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैन ही लिखा है, इसको कुड बनाना है। ठीक है, सो ये रहा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। Complete the following sentence by selecting the appropriate modal auxiliary out of the given alternatives. Sentence है, had और flights been on time, we, और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा would have, ऑप्शन नंबर बी, would have reached by now. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन है दो क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, 33 एंड 34। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंसेस, सो इसमें दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। पहला है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। सो इसका क्या आंसर होगा? मैंने आपको समझा रखे हैं सारे, जितने भी ऑप्शन में अभी दे रखे हैं पिछले वाले वीडियोस में। सो आप इसको कर पाओगे अच्छे से। सिमली क्या होता है, ऑक्सीमोरन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, मैंने चारों बता रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी थे, उनको भी मैंने समझा रखा है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब आप जानते हो। ठीक है, मैंने बता रखा है पहले वाले वीडियोस में, और जिसने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना पुराने इससे पहले वाले वीडियोस को, और प्लेलिस्ट बन चुकी है CDP और इंग्लिश दोनों की। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन भी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही है। ठीक है, इसमें भी हमें पहचानना है कौन सा वाला है। सेंटेंस है, द मर्मरस साउंड ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओनोमेटोपिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो ये क्या होता है, जब कहीं पे भी साउंड वाली चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें ये वाला फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। ठीक है, जैसे थंडरिंग और कूइंग, बजिंग। ठीक है, या फिर ग्रंटिंग, ये सारे में यही वाला फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, व्हाट आर द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। सो कल वाले वीडियो में हमने ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, तो जिसने जो लगातार वीडियोस को फॉलो कर रहा है उसको पता होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या था, उसमें क्या पूछा था, उसमें उसमें था रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, और इसमें पूछा है प्रोडक्टिव। तो कल वाला आंसर क्या था? कल वाले का रिसेप्टिव का था लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है, तो आज वाले का क्या होगा? प्रोडक्टिव में है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप वर्ड से भी देख लो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोडक्टिव। तो आप अगर कुछ बोलोगे, स्पीकिंग करोगे, तो उसमें आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो वर्ड्स को, या फिर कुछ मतलब अपने मन से कुछ ना कुछ नया बोल रहे हो। ठीक है, और राइटिंग भी करोगे तो उसमें कुछ नया लिखोगे। बट अगर रिसेप्टिव में क्या होता है, उसमें लिसनिंग एंड रीडिंग, अगर आप सुनोगे तो उसमें कोई और बोल रहा होगा और उसके बोलने को आप सुनोगे, और रीड भी करोगे तो कुछ ना कुछ पहले से लिखा होगा, उसको पढ़ोगे। ठीक है, तो रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोल प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का, ऑप्शन बी, इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू इंगेज इन मीनिंगफुल टॉक। ओके, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है,
Which one is the theory based on the habit formation that says that human or any creature gives response due to stimulus or humans learn due to stimulus? सो ये लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये जो थ्योरी है पूरी ये है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन ए। और ये किसने दी थी? ये दी थी पावलो ने, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड। तो देखो, मैंने कल ही आपको बताया था कि फ़ोन का मतलब ही साउंड होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, फोनेटिक्स। यहाँ पे साउंड लिखा है, ठीक है। कितना इजी है ना, बस एक वर्ड से हमें पता चल गया। बाकी देखो सिंटेक्स, ये भी पहले वाले पेपर में आया हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। मोर्फोलॉजी क्या होता है, ठीक है। और एक होता है सिमेंटिक्स, वो भी मैंने आपको बताया है। तो ये सब होते कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इंग्लिश के ग्रामर में टर्म्स होते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे एक होता है ऑर्थोग्राफी, और इसमें स्टडी ऑफ लेटर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें जैसे वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनके बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। और एक होता है इटिमोलॉजी, शब्द विन्यास, या फिर वर्ड से रिलेटेड ही उसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और पंक्चुएशन में जैसे सारे जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनकी स्टडी करी जाती है, ठीक है। ओके, सो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF के बारे में क्वेश्चन है 2005 वाला। इंग्लिश इन इंडिया इज़, फिर डैश है, इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। सो ये होगा ऑप्शन बी, अ ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। The linguist Noam Chomsky maintains that every child has an innate language acquisition device, LAD जिसको बोलते हैं, that he or she uses for। तो LAD के बारे में और नॉम चॉम्स्की के बारे में मैंने आपको यही वाला क्वेश्चन बताया था CDP वाले वीडियो में, ठीक है। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी यूनिवर्सल ग्रामर वाली, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें इन्होंने बताया था कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है और हर बच्चे के दिमाग में होता है, ठीक है, हर इंसान के। और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है 5 साल तक के बच्चे के माइंड में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक। तो ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, मैं आपको पैसेज दिखा देती हूँ, आप इसको देख लो वीडियो पॉज करके और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, पैसेज पे बेस्ड है, 45 तक होगा, ठीक है। ब्रॉड जनरल नॉलेज इज नेसेसरी बिकॉज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इट ब्रॉडन्स वंस आउटलुक। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, पैसेज पे ही बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 42, स्कूल्स ऑफ थॉट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। सो ये रहे ऑप्शंस, वेट देख लो ऑप्शंस को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हैविंग द सेम आइडियाज बट विद डिफरेंट परसेप्शन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं। सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी से दैट, ऑप्शन बी, experts have contributed most to progress in the modern world। ओके, अगला देखो। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, आप बस सिंपल पैसेज पढ़ लो और उसके बाद आंसर करो, ठीक है। बाकी ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तो इनको कैसे मैनेज करना होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता ही दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। द आइडिया ऑफ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन द पैसेज इज दैट, ऑप्शन डी, students should study a few subjects that will help them
in their profession. Option D. Next, 45. According to the second school of thought, education will not be very effective in pupils. Option A. Do not have a wide general education. ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. अगला देखो, अगला भी हाँ ये भी पैसेज है. रीड द पोम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. तो आपको पैसेज एक में पोएम दिया होता है और एक दूसरा पैराग्राफ दिया जाता है. ठीक है, दो पैसेज आते हैं आपके. ओके, इसको भी आप देख लेना. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके. क्वेश्चन नंबर 46. The expression the valley of death refers to. So ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, द इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर्स. अगला देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर्स. सो ऑप्शंस में सोल्जर्स के बारे में कुछ एडजेक्टिव्स मतलब उनकी विशेषताएं बताई हैं और आपको आंसर करना है पैसेज के हिसाब से. ठीक है, जो भी पोएम में लिखा होगा. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. इम्प्रैक्टिकल नहीं होते हैं सोल्जर्स. ठीक है, करेजियस होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, पेट्रियोटिक होते हैं, बट इम्प्रैक्टिकल नहीं होते. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे डज नॉट अप्लाई टू दी सोल्जर्स. ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है इसमें. ओके, अगला देखो. नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द वैली ऑफ डेथ. सो आई नो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और मैंने आपको पहले भी बताया था पहले की वीडियोस में. सो आप तो ये इजीली कर लोगे. ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, मेटाफोर. ओके, देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं. अब तो पैसेज में भी पूछने लग गए इसको. ठीक है, 2021 वाला पेपर है ये. अगला क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. द मिलिट्री डिसिप्लिन टीचेस द सोल्जर्स to do and die, to obey their commander's order, to act tactfully in the battlefield, not to ask any question. So ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. ओके, ऑप्शन सी. और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो. ठीक है, यहाँ पे नॉट ट्रू लिखा है और मिलिट्री डिसिप्लिन के बारे में, सोल्जर्स के बारे में. अगला क्वेश्चन देखो. इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम द सोल्जर्स आर. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखो, डायरेक्शन पढ़ लेना आप. ठीक है, तो इसमें सिनोनिम बताना है. वर्ड है कैमोफ्लेज. ठीक है, तो इसका मतलब होता है छिपा हुआ होना. ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. इसका सिनोनिम डिस्गाइज. ओके, अगला देखते हैं. इसका भी डायरेक्शन देखो. इसमें आपको बताना है एंटोनिम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52. वर्ड है कंस्पिक्यूअस. इसका मतलब होता है विशिष्ट और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन सी, इनसिग्निफिकेंट. ओके, इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वहीन. अगला देखते हैं क्वेश्चन. डायरेक्शन देख लो. क्वेश्चन नंबर 53. फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ सुटेबल प्रीपोजिशन. सो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है. मैन कैन नॉट लिव. सो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, तो लिव बाय आएगा, लिव बाय ब्रेड ओनली. ऑप्शन सी, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन. ओके, सो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते क्या हैं. इसमें कुछ भी अगर जैसे एक वर्ड यहाँ पे है लिव, अगर इसके साथ हम बाय लगा दें तो उसका अलग मीनिंग होगा. इसके साथ अगर हम विद लगा दें तो उसका अलग मीनिंग होगा. और लिव एट या फिर कोई भी अलग प्रीफिक्स सफिक्स अगर हम लगा दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है, जैसे एक होता है लिव अप टू. ठीक है, लिव के बाद अगर वहाँ पर हम क्या लगा दें, अप टू लगा दें, तो उसका मीनिंग क्या होता है. उसका मीनिंग होता है टू लिव और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद. या फिर हिंदी में अगर हम उसको बोलें तो उसको बोलेंगे उम्मीदों पर खरा उतरना. जैसे हम बोलें आई विल definitely live up to my parents' expectation one day. Or I can say one day all of you will live up to your own expectations. Okay.
और एक होता है लिव विद। अगर हम लिव के बाद विद का यूज करें तो उसका मीनिंग होगा सहन करना, टू पुट अप विद या फिर रीजन वन सेल्फ। जैसे एग्जाम्पल देखो, हम बोलें अगर सी कैन नॉट लिव विद दिस टेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो देख रहे हो ना कैसे मीनिंग चेंज हो जा रहा है। और एक होता है लिव थ्रू, तो उसका मीनिंग होता है बर्दाश्त करना या फिर सरवाइव करना या टू इंड्योर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी बेस्ट सब्स्टिट्यूटेड फॉर द सेंटेंस बिलो। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंटेंस है वन हु एक्सेप्ट्स प्लेजर्स एंड पेन इक्वली, सो उसको बोलते हैं स्टोइक। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 55 और 56 के लिए। डायरेक्शन देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप्स ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन। इन ईच ग्रुप वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 3 रॉन्ग स्पेलिंग वाले होंगे और 1 करेक्ट होगा, तो हमें करेक्ट स्पेलिंग वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वाले का 55 का है ऑप्शन बी, मैनेजेबल। ओके, और 56 का है ऑप्शन बी है इसका भी, इलस्ट्रियस। वेट, इलस्ट्रियस ऑप्शन बी। इलस्ट्रियस का मतलब होता है शानदार। अगला क्वेश्चन देखो, 57 to 58। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 alternatives are given for the idiom underlined in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom as your answer. तो यहाँ पे idiom पूछा गया है। 57th क्वेश्चन, राम इज़ वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैज़ अ प्राइवेट एजेंडा। ऑप्शन सी। अगला देखो, ये भी इडियम से रिलेटेड ही है, डायरेक्शन में दे रखा था। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज कैरीड ओवर टू दिस ईयर एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग। सो ये रहा इडियम, टू कीप द बॉल रोलिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू कंटिन्यू द वर्क। ओके, इजी था ये वाला। अगला देखो, डायरेक्शन 59th। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एक्टिव वॉइस out of the 4 alternatives suggested. Select the one which best expresses the same sentence in passive voice। तो इससे भी एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, हर पेपर में। सेंटेंस है व्हाट इज सिंगिंग सच अ स्वीट सॉन्ग। सॉरी, हु, मैंने वर्ड बोला क्या? ओके, तो इसका है ऑप्शन बी, बाय हुम इज सच अ स्वीट सॉन्ग बीइंग संग। ओके, अगला देखो क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये लास्ट होगा। यस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 60। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। सो यहाँ पे हार्डली हैड ही लेफ्ट, तो इसके बाद आएगा व्हेन। ऑप्शन सी, हिज ब्रदर केम। ओके, व्हेन हिज ब्रदर केम। सो ये कुछ पेयर में कंजंक्शन होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का यूज किया जाता है। ओके, ये रूल है प्रॉपर। और देन का यूज किया जाता है नो सूनर के साथ। और ऐसे ही एक वर्ड है स्कैर्सली, उसके साथ भी व्हेन का यूज किया जाता है। बेयरली एक वर्ड है, उसके साथ भी व्हेन का यूज किया जाता है। और एक होता है नॉट ओनली, उसके साथ बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सही पेयर में इनका यूज करना होता है। आपको एक वर्ड यहाँ पे दे दिया जाएगा और दूसरा आपको नीचे ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इजी है, राइट। आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बहुत इजी लगेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, आपको वीडियोस मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, बस आप बने रहिए चैनल पे। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।